बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था उसी गोलमेज सम्मेलन में जाने के पहले कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते हुए चले गए। अगर कोई महात्मा था तो वो एक था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। बाकी का कोई अस्तित्व हमारे इस वंचितों शोषितों के लिए नहीं है। लेकिन उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया पर कल्पना करके देखिए कि अगर इस मंच पर आदिवासी आवाज के रूप में जो जितेंद्र मीणा नहीं होते तो क्या हमें पता चल पाता क्या कि इसी देश के जंगलों में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए आदिवासी क्या झेल रहे हैं? अगर प्रोफेसर राजकुमार नहीं बोल रहे होते या पूर्व के वक्ता नहीं बोल रहे होते तो क्या आप जान पाते कि इस देश में दलितों की स्थिति क्या है? ये तो एक वानगी है। और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह को आयोजित करने वाले तमाम सभी सम्मानित आयोजकगण, मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज बाबा साहब के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिस मुश्किल से ये आयोजन किया गया, पहले इसका कुछ प्रारूप और था, नाहर सिंह जी से अपडेट मिलती रहती थी, उनमें कुछ बाधाएं आई, मगर इन लोगों ने कहा कि हमने आगाज किया है तो आयोजन होगा और आज इस रूप में हम यहाँ पर मिले हैं। यहाँ भी तमाम तरह की बाधाएं आई, बिजली जा रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य बाधा नहीं है। ये जितनी बाधाएं इस पूरे राष्ट्र के बनने में रही हैं वैसी ही कोई थोड़ी मोटी ये बाधाएं हैं, लेकिन अच्छा है कि आप उन्हें पार करके इस आयोजन को सफल कर चुके हैं। मैं आज के विषय को जब देख रहा था, अमूमन हम लोगों की जो छवि बन जाती है, लोग इसी उम्मीद में बुलाते हैं कि यहाँ वही उसी तरह से बोला जाएगा, वही सारे तेवर। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंडोर बातचीत हो रही हो, सामने जो जनसमूह बैठा हो, जिनमें बहुत सारे लोग आपसे उम्र में, अनुभव में बहुत वरिष्ठ हो, मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हों, तो मुझे लगता है कि इस मंच का तकाजा है कि मैं केवल और केवल विषय पर बोलूं। और इस विषय के 3 हिस्से मेरे सामने दिख रहे हैं। बाबा साहब, भारतीय संविधान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इन तीनों पर केवल 3 बातें करूंगा। आखिरी में या कमोबेश आखिरी में बोलने का एक नुकसान ये होता है कि समय कम मिलता है, फायदा ये होता है कि जो आपको कहना होता है वो पूर्व के वक्ता कह चुके होते हैं। तो बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दी। इसलिए मैं केवल जब सोच रहा था कि आज आपके बीच में, जो कि मुझे पता चला ये आयोजन उस समूह के लोगों का है जिन्होंने जो अपना पेशा चुना है, वो पेशा ही संविधान की रक्षा का है। उन लोगों के बीच में मुझे संविधान पर बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा उनके सामने संविधान पर बात? हमसे ज्यादा आप जानते। लेकिन एक बात मुझे महसूस होती है कि बचपन से जो स्मृति है कि संविधान या जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है, उस न्याय की प्रक्रिया में एक प्रतीक के रूप में एक महिला की तस्वीर चलती है देश और दुनिया में, जिसकी आंख पर पट्टी हो और हाथ में ऐसी तराजू हो जिसे न्याय करना है। यानी देखना नहीं है कि इसके लिए आप न्याय कर रहे हैं, आप निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर के न्याय करेंगे। मैं खुले आंखों से एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूं कि उस महिला की बंद आंखों के सामने जो तराजू लटकी हुई है, उसके सामने एक बुलडोजर खड़ा है। ये मेरी चिंता है और यही वर्तमान परिदृश्य है।
वो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? वो बुलडोजर न्याय की उस निष्पक्ष प्रक्रिया पर चल रहा है। मैं उन लोगों के सामने मुखातिब हूं जिनके पेशे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुवक्किल का पूरा मुकदमा लड़ते हुए ये साबित करते हैं कि इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। ये न्यायपालिका के सामने साबित होगा और इसका तकाजा लिखा भारत के संविधान ने। आज मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही बुलडोजर चलता रहा तो ये एडवोकेट समाज का क्या होगा? उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो एमसीडी के कर्मचारी और पुलिस पर्याप्त है। मुझे लग रहा है कि वर्तमान परिदृश्य का सबसे बड़ा खतरा यह है। बाबा साहब जिनकी बात आज के विषय में भी है, बाबा साहब खुद बैरिस्टर भी थे। मुझे लगता है मैं अपनी बातचीत की शुरुआत में बिल्कुल एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं। अवतार सिंह पाश की कविता है भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ बाबा साहब की जीवनी पर बात करने की बजाय मैं उस रिश्ते की बात करूं जो भारत के संविधान से उनके ख्वाब से जुड़ा हुआ है। वो संविधान जिसे बाबा साहब की अगुवाई में बनाया गया। हालांकि ट्विटर पर यह भी चलता है कि बाबा साहब ने थोड़ा ही संविधान बनाया, जबकि हकीकत यह है कि जितने लोग उस संविधान सभा की समितियों में थे, कोई गुजर गया, कोई विदेश चला गया, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई और आखिरी में जब 26 नवंबर को वहां बोला गया तो ये कहा गया कि भाई अगर बाबा साहब ना होते तो ये संविधान इस रूप में नहीं होता। हालांकि कुछ और अतिवादी लोग ये भी कहते हैं कि ये तो ओरिजिनल संविधान ही नहीं है। मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा ये जो आप लोग चीख चीख के कहते हो कि भारत का संविधान खतरे में से बचाना है, वो तो संविधान ही झूठा है, गलत है, बेकार है। ओरिजिनल संविधान तो स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। मैं कहता हूं भाई अगर झूठा और कमजोर संविधान भी नहीं बचा पाए तो वो ओरिजिनल वाला संविधान लागू कैसे कराएंगे? इसलिए सबसे बड़ा खतरा है, इसे बचा लो। जैसा है उससे बेहतर चाहिए और इस दुनिया को मेहतर चाहिए। ये कविता हिंदी साहित्य में भी लिखी गई है। मेहतर के पेशे को बना दिया गया कि वो सबसे निम्न कोटि का है। मेरे लिए जब राष्ट्र का शब्द आता है, राष्ट्र मतलब क्या, जब मैं सोचता हूं तो राष्ट्र की परिभाषा ही शुरू होती है मेरे लिए भारत के संविधान से। उसके पहले कि राष्ट्र को कोई राष्ट्र नहीं मान सकता, क्योंकि वो राष्ट्र था ही नहीं। राष्ट्र बनता है वहां के बाशिंदों से। एक भूगोल पर चंद लकीरें खींच देने से कोई राष्ट्र नहीं बनता, वरना राष्ट्र बनते और टूटते नहीं रहते। और पड़ोस का राष्ट्र जो धर्म के नाम पर अलग हुआ वो भाषा के नाम पर टूटता गया। लकीरें राष्ट्र नहीं होती। मेरा मानना है कि वहां के रहने वाले लोगों से राष्ट्र बनता है। इसलिए जब इस मंच पर खड़े होकर डॉक्टर जितेंद्र मीणा आदिवासियों का सवाल उठा रहे थे तो वो भारत के संविधान और भारतीयता यानी राष्ट्र के नाम पर हम कहां खड़े हैं, ये उसका सवाल था। इस मंच पर अगर एक माइनॉरिटी तबके से एक अतिथि बैठे हुए तो इस राष्ट्र में जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत के संविधान ने इस देश के बाशिंदों पर, उसका सवाल है कि आज वो कहां खड़े हैं। इस देश की आधी आबादी जो ओबीसी है उसके हक हुकूक, इस देश की आधी आबादी जो महिला है, इस देश में वंचित शोषित कमेरा लोग जो हैं, मजदूर किसान, उन सब से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र बनने की शर्त क्या थी? साझा सुख और साझा दुख, वो मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है
कि हमारे सुख साझा न हो फिर भी चल जाएगा, मगर हमारे दुख साझा होने चाहिए, तभी हम एक राष्ट्र बन पाएंगे, वरना हम एक राष्ट्र नहीं है। किसी अपने पड़ोसी नागरिक के गम में हम शरीक ना हो तो फिर हम किस बात के राष्ट्र हैं? और उसका एक मुकम्मल दस्तावेज है, यानी भारत एक राष्ट्र नहीं था ना, उसे एक मुकम्मल राष्ट्र बनना था 26 जनवरी 1950 के बाद, जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। और मेरी नजर में भारत का संविधान, जो बाबा साहब ने खुद कहा कि ये तो वैसे कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी इस देश में लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक भरोसा होना चाहिए राष्ट्र बनने में, जैसे मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूं, इस देश में बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के पीछे किसी आदिवासी नायक नायिकाओं के बारे में गैर आदिवासी लोग कितना जानते हैं? इस देश में माइनॉरिटी तबके से आए हुए जितने भी लोगों ने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने और बचाने में अपनी शहादत दी, अपना भूमिका निभाई, उनमें से कितने लोगों को हम जानते, पढ़ते, जानते, समझते हैं? कितने दलितों ने क्या क्या झेला? बाबा साहब तक को पूरा इस देश में नागरिक बोध में नहीं पढ़ने दिया गया, नहीं जानते लोग बाबा साहब के बारे में, और आज भी लोग अफसोस से कहते हैं कि हाँ वो दलितों के नेता हैं। अफसोस ये कि आजादी के 75 साल बाद भारत का संविधान अपने कागजों से जमीन पर नहीं उतर पाया, वरना लोग ये समझते कि बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और तमाम लोगों से मिलकर के जो राष्ट्र बना है, उनमें हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पहले अपने राष्ट्र को जाने, वो हमने नहीं जानने दिया। हमने अकादमिक संस्थाओं में, लाइब्रेरी की किताबों में इन सारे भारत के निर्माताओं को पढ़ने ही नहीं दिया, आम बहसों में हमें उन्होंने जानने ही नहीं दिया गया। इसलिए भारत का संविधान एक भरोसे का नाम था कि चलो भाई अब कम से कम आप एक राष्ट्र बनना, ये हम तुम्हें सौंप के जा रहे हैं। बराबरी, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद ठीक है, बाद में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, लेकिन जो समता, स्वतंत्रता व न्याय, बंधुत्व, ये मूल है उस भारत के संविधान का, मगर हमने उसे कागज पर रहने दिया, जमीन पर नहीं उतारा। वर्तमान परिदृश्य में 3 बातें कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। यानी आइडिया ऑफ इंडिया जो था, जो इसके पहले असल में कहीं नहीं था, 15%, 20% मुसलमान तो झेले नहीं जा रहे, कुछ नमूने इस देश में अखंड भारत बना करके 45 करोड़ और मुसलमानों को भारत से जोड़ना चाहिए। राष्ट्र की परिभाषा में ये बात है क्या? क्या आपने यही भरोसा 26 जनवरी 1950 को इस देश के नागरिकों को दिया था? आपने यही भरोसा दिया था कि एक इबादत घर के भीतर से निकलकर कुछ लोग तलवार और त्रिशूल लेकर दूसरे इबादत घर के सामने जाकर के उन्हें जलील करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे? क्या उस राष्ट्र की बुनियाद में यही था कि मीडिया में बैठ करके लगातार कुछ समुदायों को, जैसे आरक्षण वाला कोई गलती कर दे तो कहा जाता था ये दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, होते ही नकम्मे हैं, मेरिट नहीं है इनमें, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? वैसे ही वर्तमान चुनौती ये है कि भारत के संविधान को बिल्कुल छेड़खानी किए बिना, जैसे बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने के बाद दिल में गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार के विचारों को लागू किया जा रहा है, वैसे ही इस देश में भारत के संविधान के पन्नों को बिना फाड़े, बिना जलाए इस देश में भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हकीकत है, और वो किन 3 जगहों उड़ाई जा रही है वही मैं रख करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जिनमें से एक बात अभी पूर्व के वक्ता ने कही, शिक्षा। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार से लेकर तथागत बुद्ध तक जाइए, कबीर, रविदास, पलटू दादू भीखा तक जाइए, उस पूरी विरासत की लड़ाई में केवल 2 ही किस्म की लड़ाई थी। पहला सेल्फ डिग्निटी, स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई, पूरी विरासत इसी आत्मसम्मान की लड़ाई की है। पेरियार ने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया,
इसलिए नहीं कि उनके पास कोई सम्मान नहीं था, इसलिए कि उनके समुदाय के बीच क्लेम करना था कि हाँ 90% आप कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, आपने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। ये तो चंद जातिवादी लोगों ने आपके हिस्से की चीज हकमारी करके आपको पीछे धकेला, वरना पीछे नहीं थे। अगर ये आगे थे, इनकी धर्म की किताबों में सब लिखा है, तो भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति होना चाहिए था। जितने मोबाइल, जितने कपड़े, जितने ऑडिटोरियम, जितनी लाइटिंग, ये सब भारत में खोज होनी चाहिए थी, इनकी धर्म की किताबों में होनी चाहिए थी। भारत का संविधान, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, तो एक वाकया उसमें आया कि इस संविधान की शुरुआत कैसे की जाए। कुछ लोगों ने सलाह दी, आप सब जानते होंगे बेहतर मुझसे, कुछ लोगों ने सलाह दी कि भगवान के नाम से शुरू हो, एक आध सलाह ये भी थी कि खुदा के नाम से शुरू हो। बाबा साहब इतने तो खेल करने में माहिर थे कि जहां लगता था कि गड़बड़ है वहां वोटिंग कराते थे, और जिस बात से लगता था कि अगर समझौता हुआ तो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उसको एक मुश्त पास करा करके मूल अधिकार में रखते थे। मूल अधिकार में रखा उन सब चीजों को जिसके अवहेलना आप नहीं कर सकते। तो वोटिंग हुई कि भारत का संविधान किसी भगवान या खुदा के नाम पर शुरू हो, और उस वोटिंग में हम सब के लिए ये बड़ी बात है कि उस दौर में खुदा और भगवान सब हारे थे। वी द पीपल, हम भारत के लोग जीते थे, जिससे भारत का संविधान शुरू हुआ। और आज इसी जो वी द पीपल है ना, इसी को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। अखंड भारत का नारा देने वाले इस देश को खंड खंड भारत में तोड़ रहे हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। चार दीवारियां बन रही है साहब, हमारे अपने घरों के रिश्तों में, हमारे दोस्ती यारी में, और हमारे अपने साझा सुख और साझा दुख के बीच धर्म और जाति खड़ी हो गई है। ये जिम्मेदारी हमारी है। तो पहली चीज वर्तमान परिदृश्य की कि वो जो साझापन था ना, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की यारी का जो भारत था, जो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों मिलकर काम करना चाहते थे। भगत सिंह की शहादत हुई तो उसके बाद कुछ ही अरसों में पेरियार ने, और अपने पत्र समता और मूक नायक में बाबा साहब ने अपना पूरा संपादकीय भगत सिंह के नाम लिखा कि वो एक ईमानदार ऐसा नौजवान था जो इस मुल्क को बदलने में वाकई यकीन रखता था। बाकी तो चेहरे पर चेहरे ओढ़े हुए बैठे हैं जो महात्मा बने बैठे हैं। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था उसी गोलमेज सम्मेलन में जाने के पहले कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते हुए चले गए। अगर कोई महात्मा था तो वो एक था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। बाकी का कोई अस्तित्व हमारे इस वंचितों शोषितों के लिए नहीं है। लेकिन उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया पर कल्पना करके देखिए कि अगर इस मंच पर आदिवासी आवाज के रूप में जो जितेंद्र मीणा नहीं होते तो क्या हमें पता चल पाता क्या कि इसी देश के जंगलों में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए आदिवासी क्या झेल रहे। अगर प्रोफेसर राजकुमार नहीं बोल रहे होते या पूर्व के वक्ता नहीं बोल रहे होते तो क्या आप जान पाते कि इस देश में दलितों की स्थिति क्या है। ये तो एक वानगी स्थिति है, इससे भी भयावह है। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और ओबीसी समाज अभी भी पेंडुलम की तरह झूल रहा है। मैं उसको ये बात गुजारिश करता हूं कि माना कि तुम क्षत्रिय थे, माना कि तुम जमीन तुम्हारी, राजवंश तुम्हारे, ये सच है, मगर अगर तुम सब कुछ थे तो तुम्हारे जज क्यों नहीं बने, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने। ये मेरा सवाल है। इस आइडिया ऑफ इंडिया भारत के संविधान को बचाने का मतलब यह है कि वर्तमान परिदृश्य में आप सवाल खड़े करिए कि इस देश में जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। इस देश को पता तो चले कि किनकी आबादी कितनी थी, कितने प्रोफेसर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने उद्योगपति, इस देश की जमीनों पर कितना मालिकाना हक, इस देश की संपत्ति पर मालिकाना हक, बैंक से मिला लोन और उस लोन को लेकर भाग जाने वाले लोग कौन लोग हैं। ये बात तो पता तो चले इस देश को। जिसने इस देश को बनाया उनको इनमें से कुछ नहीं मिला और हमारे लोगों को धर्म के अंधे कुएं में ढकेला जा रहा है। 20-25 साल 30 साल पहले हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहे थे, और आज त्रिशूल और तलवार इतनी आमादा हो गई कि सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर वाले भेजे जाओ बच्चा पढ़ाई करो, और पता चला बेटा चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा लाउड स्पीकर लगाकर। यहां हम खड़े। ये भारत के संविधान ने बनाया था क्या? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जो इसकी लड़ाई थी उसे
गुम करके, उसे नजरअंदाज करके भारत के संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है और इस देश की पूंजी को, इस देश के संसाधनों को थोड़े से चंद दोस्तों के हाथों बेचा जा रहा है। ये वर्तमान चुनौती है। इस चुनौती से बचने का रास्ता क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कोई रास्ता होगा तो मैं लेकर जाऊंगा। मेरे पास अगर कोई रास्ता दिखता है तो वो भारत का संविधान दिखता है। एक ही रास्ता, उस एक रास्ते में है क्या? जो लड़ाई हमारी विरासत की है, मुझे लगता है कि उस विरासत की लड़ाई में अगर शिक्षा सबसे प्राथमिक थी तो उसको तो नई शिक्षा नीति में बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर राजकुमार ने बोला है, और उसमें अगर वक्त होता तो मैं और जोड़ के बता देता कि बचाने को शिक्षा में कुछ है ही नहीं। प्राइमरी स्कूल बर्बाद, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं वो सरकारी। मेरे जिले में 6 डिग्री कॉलेज थे सर, विनोद सर, 6 डिग्री कॉलेज सरकारी थे, उनमें लोग पढ़ते थे। और आज की डेट में 12 उसमें विभाग ऐसे, 12 कुल विभागों में से 10 विभाग ऐसे जिसमें एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूँ और 10,000 शिक्षकों में से 5,000 शिक्षक, 6,000 एडहॉक हैं। मैं खुद 12 साल से एडहॉक हूँ। आज तो उनके अखंड भारत के खिलाफ बोल रहा हूँ, पता नहीं कल तक नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई आपने बुलाया है कि भारत का संविधान और रखी है आपने बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति, तो मुझे लगता है कि उनसे हिम्मत लेकर के यहाँ आंख में आंख डाल करके सच कहना चाहिए। बुलडोजर आप झेल लीजिएगा, मैं तो सच बोल के जाऊंगा। तो उस शिक्षा में असल में बचाने को कुछ है ही नहीं। और चूंकि शिक्षा बर्बाद होगी इसलिए एक अनियंत्रित अपड़ कुपड़ बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो गई है, जिसको काम देना है इसलिए उसको सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। कितने पढ़े लिखे घरों के लोग त्रिशूल तलवार लेकर जा रहे हैं? ये भारत के संविधान में नहीं था। भारत का संविधान एक वैज्ञानिक चेतना के डेवलपमेंट की बात करता है ना, तर्क विवेक की बात करता है ना। वो कहता है कि सबको सबकी इबादत का हक है, उनको इबादत करने दो। हमारे यहाँ तो चारवाक और लोकायत दर्शन भी हुए ना, हमारे यहाँ तो षट दर्शन में पदार्थवादी दर्शन भी थे ना, हमारे यहाँ तो कबीर भी थे, रविदास भी थे। मैं दोहे नहीं सुनाऊंगा, लेकिन विरासत ये है कि उन्होंने जो विरासत चुनी अखंड हिंदू राष्ट्र की, उस विरासत में केवल कर्मकांड, अंधविश्वास और वर्चस्ववादी हिंसावादी तत्व है। हमारी विरासत में तथागत बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अंबेडकर के हाथ में कलम का हथियार है। हम कलम और किताब वाले लोग हैं, उन्हें तलवार और त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। ये वर्तमान दौर की चुनौती है। बिल्कुल। अगर इस चुनौती से लड़ना है तो मुझे लगता है कि कलम और किताब, भले इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, देखते ही फॉरवर्ड करिए, शाम तक अच्छी खबर आएगी, नजरअंदाज कर देंगे तो बुरी खबर आएगी। आप जय भीम भी बोलते हैं, धीरे से फॉरवर्ड भी कर देते हैं, हो सकता है बुरी खबर ना आ जाए। मैं कहता हूं अगर फॉरवर्ड करना है तो गुलामगिरी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, भारत का संविधान और मंडल कमीशन, ये 4 किताबें फॉरवर्ड करिए। ये वर्तमान चुनौतियों से लड़ने के लिए ताकत देगा और शिक्षा ही लड़ाई को जीतने के काबिल बनाएगी। कलम और किताब से ही त्रिशूल और तलवार, बम, गोला बारूद, इन सब से आप लड़ सकते हैं। और यही आज के वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये लड़ाई हार गए तो भारत का संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बचेगा। दूसरी और आखिरी बात, उस लड़ाई के लिए तो चूंकि लंबी लड़ाई है, धीरे धीरे एजुकेशन का खतरा तो बाद में दिखता है ना आपको। इस लड़ाई के लिए अभी की जरूरत क्या है कि भारत के संविधान को किताब से निकाल कर अपने जहन में ले चले। जैसे बाबा साहब ने कहा था, व्यक्ति पूजा नहीं करना, मैं तुम्हें मूर्तियों तस्वीरों में नहीं, किताबों में मिलूंगा, विचारों में मिलूंगा। भारत का संविधान एक विचार का नाम है, एक आइडिया ऑफ इंडिया का नाम है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के अपने एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में भारत का संविधान लेकर के हर सड़क चौराहे पर खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी धर्म के नाम पर नफरत हो रही हो, जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी मारे जा रहे हो, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। एक नागरिक के तौर पर अगर उन आतताई भीड़ के सामने नहीं खड़े हुए तो हम साहब शिकार होंगे। आखिरी में जो बात उन्होंने कही थी कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मैं ये दावे से कह रहा हूं कि तटस्थता जैसा कुछ होता ही नहीं। निष्पक्ष और तटस्थ एक बेमानी शब्द है। कहा जाता है मीडिया, जुडिशरी, न्यायपालिका, प्रोफेसर को तटस्थ होना चाहिए। नहीं साहब, प्रोफेसर को ज्ञान के पक्ष में होना चाहिए, अज्ञान के खिलाफ। मीडिया को जनता के पक्ष में होना चाहिए, सत्ता के खिलाफ। एक जज और न्यायपालिका को अन्याय के खिलाफ होना चाहिए, न्याय के पक्ष में होना चाहिए। पक्ष के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है।
इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हमारी खामोशी सत्ता को ताकत देती है। इस देश की बहुसंख्यक आवाम अहिंसक है। तथागत बुद्ध सत्य और अहिंसा का नाम है। उस सत्य और अहिंसा के विचार को लेकर अगर हम भारत के संविधान को नहीं बचा पाए, इस साझी विरासत को नहीं बचा पाए, साझे सुख और साझे दुख को नहीं जोड़ पाए, आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं बचा पाए, तो यकीन मानिए और माफ करिएगा मुझे कहने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के जहन में हम बिरसा, फुले, अम्बेडकर और पेरियार को भी नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।